हाय आई एम देवांग एंड आई वेलकम यू टू द जियोपॉलिटिकल अड्डा। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं आपके कमेंट्स के बाद भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिजी था, मगर अब मेरे पास टाइम है तो मैं वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हम इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे और इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे। थंबनेल देखकर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ज्यूज और मुस्लिम्स की फाइट है तो मैंने क्रिश्चियंस क्यों लिखा है। तो आपको इसका आंसर आगे वीडियो में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, तो वो ज़रूर देखना। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रेलेवेंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ज्यूज एंड रोमन्स, ज्यूज एंड जायोनिज्म और ज्यूज एंड अरब्स। तो सबसे पहले ज्यूज एंड रोमन्स। 9th सेंचुरी BCE में आज जहां इजराइल है वहां किंगडम ऑफ इजराइल था। 63rd AD में रोमन्स ने इस एरिया को कॉन्कर किया और इसे अपना वसाल स्टेट बना दिया। वसाल स्टेट का मतलब है कि रूलर वहां का कोई बंदा होगा मगर उसके सारे एक्शंस को रोमन्स कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ अभी ज्यूज अच्छे रह रहे थे, मगर जब क्रिश्चियनिटी एक पॉपुलरली फॉलोड रिलीजन्स बना रोमन्स में तो फिर उन्होंने ज्यूज का परसिक्यूशन और एक्सपल्शन शुरू कर दिया। मतलब उनके सिर्फ ज्यूज होने के कारण उन पर बहुत सारे अत्याचार हुए। फॉर एग्जाम्पल उन्हें स्लेव्स बनाकर बेचा गया, उनके घरों और प्रॉपर्टी से उन्हें बेदखल करके उनके प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया गया। तो इस वजह से ज्यूज पूरी दुनिया में स्कैटर हो गए। कुछ यूरोप गए, कुछ अफ्रीका आए, कुछ एशिया आए और कुछ इंडिया भी आए। तो अब ज्यूज और जायनिज्म को समझते हैं कि जायनिस्ट मूवमेंट क्या है। जायनिस्ट मूवमेंट थियोडर हर्जल ने 1897 में शुरू किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था इमिग्रेशन ऑफ ज्यूज टू द प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड का रेफरेंस आपको इनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मिलेगा क्योंकि जेरूसलम के आसपास का एरिया जो है वो ज्यूज के लिए रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है। तो जायनिस्ट मूवमेंट के चलते कुछ ज्यूज पैलेस्टाइन में बसने लगे। इस इमिग्रेशन को अलिया कहते हैं और इसी मूवमेंट के शुरू होने के बाद कई अलिया हुए। फिर जैसे ही ज्यूज सेटलमेंट्स पैलेस्टाइन में बढ़े, अरब्स और ज्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए क्योंकि ज्यूज उनकी रिसोर्सेज भी यूज कर रहे थे और अरब्स ज्यूज को एज आउटसाइडर देखते थे कि ये बाहर के लोग हैं, हमारे नहीं है। तो अब ज्यूज और अरब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ ही रहे थे कि अब वर्ल्ड वॉर 1 आ गई। एलाइड पावर्स को ज्यूज सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए ब्रिटेन ने बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन पास किया 1917 में, जिसमें एक नेशनल होम फॉर ज्यूज इन द एरिया ऑफ पैलेस्टाइन का फेवर ब्रिटेन ने किया। 1918 में ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को हरा के पैलेस्टाइन वाले एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और उस समय के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस ने बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन को मैंडेट दे दिया। इसके बाद और भी ज्यूज वहां माइग्रेट करने लगे और अरब्स और ज्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ज्यूज ने एलाइड पावर्स यानी USA, UK, USSR का सपोर्ट किया क्योंकि तब जर्मनी में हिटलर पावर में था और ज्यूज का हॉलोकास्ट हो रहा था। और अरब ने इसी रीजन के वजह से एक्सेस पावर मतलब जर्मनी, इटली और जापान को सपोर्ट किया, इसी उम्मीद में कि अगर ये जीते तो इन्हें अपना खुद का पैलेस्टाइन मिल जाएगा और यहाँ से ज्यूज भाग जाएंगे। मगर एलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए। इसके बाद तो और भी ज्यूज पैलेस्टाइन में आ गए। अब अरब्स और इन्फ्यूरिएट हो गए और ज्यूज और अरब्स के बीच के टेंशन्स और बढ़ने लगे। ब्रिटेन जो कि इस एरिया को कंट्रोल कर रहा था वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब ब्रिटेन ने इस मैटर को UN को रेफर कर दिया और UN एक पार्टीशन प्लान के साथ आया जो कि कुछ इस तरीके से था। ग्रीन वाला एरिया जो है वो ज्यूइश स्टेट, ऑरेंज वाला अरब स्टेट और जेरूसलम, क्योंकि ये सभी अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट था, उसे UN ने एक इंटरनेशनली गवर्न्ड एरिया या डिस्ट्रिक्ट प्रपोज किया था। ब्रिटेन जिस दिन पैलेस्टाइन छोड़ के जाने वाला था उसके एक दिन पहले ज्यूइश लीडरशिप ने स्टेट ऑफ इजराइल डिक्लेयर कर दिया और अरब्स ने इसी वजह से रायोट शुरू कर दी और आसपास के सारे इस्लामिक कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और इजराइल ने इसी वजह से करीबन 7 वॉर्स लड़ी एंड आज तक इजराइल एक भी वॉर हारा नहीं। इतनी वॉर्स लड़ने के बाद जो पहले इजराइल का ये एरिया था वो आज इतना बढ़ गया है और पैलेस्टाइन अरब्स बस इस ग्रीन एरियाज में सीमित रह गए। हमास जो कि कुछ लोग एक पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं और कुछ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। हमास के चार्टर में उनका एम लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन थ्रू जिहाद एंड ऑब्लिटरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। अब मैंने आपको एक फैक्ट बताया है, इसके बेसिस पर आप अपना ओपिनियन खुद बना लीजिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में हुए हैं इन्हीं का एक कल्मिनेशन है ये हमास का इजराइल पर अटैक। आई होप कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीजन समझ में आ गया होगा। अब इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा ये समझते हैं। सबसे पहले तो सोशल इम्पैक्ट। इंडियन गवर्नमेंट जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रही है, एटलीस्ट मेजॉरिटी को यही लगता है क्योंकि PM का ट्वीट हर कोई पढ़ता है मगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का टाइम हर किसी के पास नहीं है। तो उस वजह से पैलेस्टाइन के लोगों के लिए हमारा और हमारा पैलेस्टाइन के लोगों के लिए एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बन गया है और इंडियन सोसाइटी का पोलराइजेशन भी हम देख सकते हैं कि एक साइड इजराइल को सपोर्ट कर रही है तो कुछ लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात करें तो एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि
7 अक्टूबर को जब हमास ने टेररिस्ट अटैक किया तो उसके ठीक पहले बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी रेपो रेट पर डिसीजन दिया था जो कि उन्होंने नहीं बढ़ाई थी। तो इसका एक स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, मगर क्योंकि 6 को उन्होंने ये अनाउंस किया और 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया था, इस वजह से स्टॉक मार्केट्स जो थे उसमें हमें एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। और ये वॉर जब स्टार्ट हुई थी तो हमें ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते दिखे थे। तो ये तो थे कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स। अब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पर अगर हम आए तो I2U2 ब्लॉक जो इंडिया, इजराइल, UAE और USA का ब्लॉक था, और दूसरा रिसेंटली G20 समिट के टाइम लॉन्च किया गया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये दोनों हमें या तो थोड़े डिलेड होते दिख सकते हैं या फिर शायद ये फ्यूचर में ना भी हो अगर ये टेंशंस ऐसे ही ग्रो करते रहे इस रीजन में। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि पूरा वर्ल्ड भी पोलराइज हो रहा है। कुछ कंट्रीज इजराइल के साथ है तो कुछ कंट्रीज पैलेस्टाइन के साथ, हमास के साथ कोई नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने क्लियर किया कि इंडियन गवर्नमेंट पीस और पार्टीशन थ्योरी के फेवर में है ऑफिशियली। अब क्योंकि वर्ल्ड पोलराइज हो गया है इस वजह से हमें कंट्रीज के डिप्लोमेटिक, आई रिपीट डिप्लोमेटिक एंड नॉट इकोनॉमिक रिलेशंस में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दिख सकते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बहुत ही बेसिक से पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं USA की तरफ से इजराइल को, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव क्योंकि टेक्नोलॉजी एज ए सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे, मगर उसका यूज़ वॉर जो कि एक नेगेटिव इवेंट है उसमें होगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वही होगा जो हर वॉर का होता है। मिसाइल्स और बॉम्ब्स से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कभी कभार ये बॉम्ब्स प्रोड्यूस कर देते हैं। बॉम्ब्स और मिसाइल्स से लैंडस्केप भी डिसोरिएंट हो जाता है, जिससे सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन जैसी दिक्कतें आती हैं। तो ये है इस इशू का इम्पैक्ट। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हों। अब एंड में ये क्वेश्चन जो कि थंबनेल में था, ये ज्यूज वर्सेस मुस्लिम है या ज्यूज वर्सेस क्रिश्चियंस? तो द आंसर इज इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए और एक प्रॉपर पार्टीशन प्लान जो कि पैलेस्टाइन और इजराइल के लोगों को मंजूर हो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अब आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, अगर आप इस वेन डायग्राम के इस रेड शेडेड एरिया को बिलोंग करते हैं तो ही सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। और क्यों नहीं कर रहे वो कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में इंप्रूव कर सकूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।